मध्य प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कई मुद्दों पर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सागर में प्रस्तावित रीजनल इन्वेस्टर समिट पर चर्चा हुई है। आपको बता दें कि समिट 27 सितंबर को सागर में आयोजित होगा। वहीं सागर के बाद अगले महीने रीवा, होशंगाबाद और शहडोल में आयोजित होगा। उन्होंने बताया कि रीवा सोलर प्लांट की दुनिया में तारीफ हो रही है। साथ ही सोयाबीन और उपराजन नीति को मंजूर किया गया है। 25 सितंबर को लेकर 20 अक्टूबर तक पंजीयन होगा और 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक सोयाबीन की खरीदी होगी। इसके लिए 1400 उपार्जन केंद्र बनाए जाएंगे। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है और जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, जिसमें एक तो रीजनल इन्वेस्टर समिट सागर में 27 सितंबर को होने जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए, आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री जी रीजनल इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं संभागीय मुख्यालयों में, जिससे कि उस रीजन में कि कौन सी इंडस्ट्रीज का पोटेंशियल है उसको इन्वेस्टर समझ सके, डिस्कशन हो और उसके बाद फिर रीजन वाइज इन्वेस्टमेंट होगा तो पूरे मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्रांति लाने में मदद मिलेगी। तो 27 सितंबर को जो सागर में इंडस्ट्रियल समिट होने वाला है, उसके तैयारी में पिछले दिनों मुख्यमंत्री कलकत्ता गए थे और कलकत्ता में अभी तक का सबसे अच्छा रिस्पांस उन्होंने देखा। हम सब जानते हैं कि उद्योग के मामले में हमारे देश में कलकत्ता एक ऐसा स्थान है जहां पर शुरू से ही जूट से लेकर और तमाम तरह की इंडस्ट्रीज की शुरुआत हुई थी। तो वहां के लोगों ने बड़ी रुचि दिखाई है मध्य प्रदेश में आने की। मध्य प्रदेश में जिस तेजी से विकास हुआ है, शांति का टापू है मध्य प्रदेश। बिजली, पानी और सड़कें शानदार बन गई हैं, हवाई अड्डे बन रहे हैं, रेलवे लाइनों का विस्तार हो रहा है। इसलिए एक बहुत अच्छा रिस्पांस मुख्यमंत्री जी ने वहां पर फील किया और हम सभी उम्मीद करते हैं कि रीजनल यूनिवर्सिटी कॉन्क्लेव जो सागर में होगा, उसके बाद अगले महीने रीवा में होगा, फिर होशंगाबाद और फिर शहडोल में होगा। उसमें हमें देश भर के वो तमाम उद्योगपति जो अभी अन्य राज्यों में ज्यादा रुचि दिखाते थे, वो मध्य प्रदेश में बहुत तेजी से आकर्षित होंगे। इसी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्ट 24 जो गांधीनगर में हुआ, प्रधानमंत्री जी स्वयं वहां पर उपस्थित थे। वहां पर मध्य प्रदेश में जो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम हुआ है, उसकी बड़ी सराहना हुई है। चाहे वो रीवा का सोलर प्लांट हो 750 मेगावाट का, जिससे दिल्ली की मेट्रो चलती है, चाहे ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर प्लांट का जो एक बहुत ही इनोवेटिव पहल रही है, उसकी भी बड़ी तारीफ हुई है। और पिछले वर्षों में जिस तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी में यहाँ पर काम हुआ है, आने वाले 2 वर्षों में लगभग उतना ही क्वांटम हमारे प्रदेश में जंप होने वाला है। चाहे वो सोलर प्लांट हो, चाहे वो विंड एनर्जी हो, चाहे वो मिनी हाइडल प्लांट्स हो, इस मामले में भी वहां पर मध्य प्रदेश की उपस्थिति दर्ज हुई है। ये भी हम सबके लिए बड़ी उपलब्धि है। आज कैबिनेट में सोयाबीन उपार्जन की नीति को मंजूर किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार ने इसका समर्थन मूल्य 4,892 रुपये घोषित किया है और कैबिनेट ने यह तय किया है कि 25 सितंबर से 20 अक्टूबर तक किसानों का पंजीयन होगा और 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक इसकी खरीदी होगी। 1400 उपार्जन केंद्र बनाए जाएंगे। एमपी वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन से उसके भंडारण के लिए बातचीत करके और उनका भंडारण सुनिश्चित किया जाएगा। मार्कफेड के द्वारा इसका उपार्जन होगा और पहली बार मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उपार्जन भारत सरकार ने स्वीकृति दे दी है। लगभग 13.68 मेट्रिक टन, हाँ 13.68 लाख मेट्रिक टन की भारत सरकार ने स्वीकृति दी है उपार्जन के लिए। तो ये भी किसानों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। 31 दिसंबर तक, 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक और 25 सितंबर, इसी सितंबर में 25 तारीख से और 20 अक्टूबर तक पंजीयन होगा।
किसानों का। MSP 4,892। आज जो मार्केट रेट है लगभग 4,200 से लेकर 4,500 के बीच में है, 4400, 4,892, मतलब किसानों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर रहेगा। विधायकों का विश्राम गृह आप सब जानते हैं कि काफी पुराना 1958 में जो बन के तैयार हुआ था वो पर्याप्त नहीं है। जिस तरह से लोग विधायकों के पास आते हैं 1 BHK के वो कमरे 2-2 कमरे अलॉट होते हैं और उसको लेके विधायक काफी असुविधा महसूस करते थे। तो आज कैबिनेट ने 159.13 करोड़ की स्वीकृति दी है। हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी इस बात को शासन के सामने रखा था कि विधायकों के लिए नए आवास बनाए जाएं। तो 2 ब्लॉक को हम नवीन वो जो पारिवारिक खंड है उनको हटाएंगे और वहां पर फ्लैट्स बनाएंगे। 5 ब्लॉक बनेंगे, जगह वही रहेगी। वो जो हरियाली की बात है वो वाली वो जगह नहीं, वो जो रीडेंसिफिकेशन में जो प्रस्तावित था वो जगह नहीं है, वो उसमें मंत्रियों के बगले ज्यादा थे। ये है पुराने पारिवारिक खंड क्रमांक 1 एवं शॉपिंग सेंटर के स्थान पर 102 आवास रहेंगे, 5 ब्लॉक बनेंगे, 2615 वर्ग फीट उसका स्क्वायर एरिया होगा और संपूर्ण परियोजना की राशि होगी 159.13 करोड़। तो कुल मिला के विधायकों की सुविधा मतलब विधायकों के पास आने वाले हजारों लोग जो जनता जनार्दन होती है उनको भी सुविधा होती है जब वहां पर बैठने की अच्छी जगह हो, पार्किंग की जगह हो और मीटिंग कर सकें। बीजेपी मध्य प्रदेश परिवार भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर 25 सितंबर को संगठन पर्व के तहत अधिकतम सदस्यता दिवस के रूप में मनाने जा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने संवाददाताओं से चर्चा में कहा कि मध्य प्रदेश में संगठन पर्व के तहत सदस्यता का आंकड़ा 75 लाख को पार कर गया है। BD शर्मा का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जनता के अटूट विश्वास से भारतीय जनता पार्टी का परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है और बीजेपी मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम से जल्द ही सदस्यता के 1 करोड़ जादुई आंकड़े को पार करेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि पार्टी के संविधान के विरुद्ध जिन भी लोगों ने सदस्यता ली है, स्क्रूटनिंग के माध्यम से उनका नाम सदस्यता से हटा दिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म जयंती के अवसर पर पहला फेज पूरा होगा और उसके निमित्त सदस्यता का हमारा जो अभियान है जिसकी शुरुआत 2 सितंबर को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भारत के दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सदस्य बना करके शुरुआत की थी। उसके बाद 3 सितंबर को मध्य प्रदेश के अंदर मैंने अध्यक्ष होने के नाते हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को सदस्य बना करके मध्य प्रदेश की शुरुआत हुई थी और उसके बाद यह अभियान लगातार चला। पहले फेज पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश भी इस अभियान को पूरा करेगी। मुझे आप सभी साथियों को ये बताने में इस बात का गर्व है कि मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने सामूहिक नेतृत्व और टीम स्पिरिट के साथ, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं या सभी हमारे वरिष्ठ नेता हैं या हमारी सदस्यता अभियान की जो टोली है और जिलों से लेकर के मंडल से लेकर के शक्ति केंद्र और प्रत्येक बूथ के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम के कारण आज मुझे आपको बताने में गर्व है कि अभी तक का जो आंकड़ा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, 85 लाख लोग मिस कॉल के आधार पर मेंबर बने हैं और जो पूरा डिटेल जिसको हम कहते हैं कि पूरा फॉर्म जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रिस्क्राइब फॉर्म दिया है उसको भरने के बाद ऐसे 77 लाख अभी तक सदस्य भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के अंदर बने हैं और लगातार ये गति मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस बात को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। कल का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए आज सभी पत्रकार मित्रों को विशेष तौर पर आमंत्रित भी किया है कि कल भारतीय जनता पार्टी का महासदस्यता का अभियान है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिनके विचारों पर भारतीय जनता पार्टी
जनसंघ और जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया का सबसे बड़ा दल बना है और आज उस दल का नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो इसलिए आज पूरी भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प के साथ कि कल मध्य प्रदेश के अंदर 64,871 बूथों पर हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, वो पन्ना प्रमुख पन्ना समिति से लेकर के प्रदेश के अध्यक्ष मुख्यमंत्री तक हम सब कल बूथों पर होंगे और प्रत्येक बूथ पर मिनिमम टारगेट 100 सदस्यता मिनिमम, कहीं ज्यादा ज्यादा जो होगी वो होगी, लेकिन 100 सदस्य बना करके ही हम उस बूथ से वापस लौटेंगे। तो इस प्रकार से कल पूरी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश गांव गांव में प्रत्येक बूथ पर अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराएगी और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उमंग और उत्साह के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म जयंती को मनाते हुए पुष्पांजलि करेंगे और मैदान में उतर जाएंगे। लेकिन कल का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन है कि हम सब 100 मिनिमम सदस्य बनाकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को एक एक भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। स्वच्छता अभियान के तहत हो रहे जिले भर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े कार्यक्रम के तहत देश को स्वच्छ बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत श्यामपुर में भी स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का आयोजन किया गया। अधिकारियों ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेकर देश को स्वच्छ बनाने का संदेश दिया। ये अभियान 14 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलेगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता पर ध्यान देना है। इस अवसर पर समिति प्रबंधक दीपक सिंह द्वारा स्वच्छता अभियान पर में हिस्सा लिया और उन्होंने संदेश दिया और कहा कि महात्मा गांधी जी ने अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता बनाए रखने संबंधी शिक्षा प्रदान कर राष्ट्र को एक उत्कृष्ट संदेश दिया था। उन्होंने स्वच्छ भारत का सपना देखा था, जिसके लिए वो चाहते थे कि भारत के सभी नागरिक एक साथ मिलकर देश को स्वच्छ बनाने के लिए कार्य करें। देश में शिक्षा का अधिकार कानून भले ही लागू हो गया हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में इसका पालन नहीं किया जाता। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था का हाल भी बेहाल है। स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों को सबसे पहले स्कूलों में झाड़ू लगाना पड़ता है, तो कहीं पीने के पानी को भरकर लाना पड़ता है। इसके बाद ही इन छात्र छात्राओं की पढ़ाई शुरू हो पाती है। इसमें सबसे खास बात यह है कि ये सब काम स्कूलों में शिक्षकों की मौजूदगी में होता है। शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती ऐसी ही 2 तस्वीरें सामने आई हैं। पहला मामला आष्टा विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला झीकड़ी खुर्द का है। यहाँ पर 2 शिक्षक पदस्थ हैं और 41 बच्चे दर्ज हैं। स्कूल परिसर में छात्र छात्राओं को पीने के लिए पानी का कोई इंतजाम नहीं है। इसके चलते यहाँ पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों को अपने से अधिक वजन का पानी का कैंपर भरकर लाना पड़ता है। कुछ इसी तरह का मामला शासकीय प्राथमिक शाला झांझनपुरा का है, जहां पर 18 बच्चे दर्ज तथा 2 शिक्षक पदस्थ हैं। यहां पर भी पढ़ाई से पहले हर रोज छोटे छोटे बच्चों को झाड़ू लगाना पड़ता है। इसके बाद ही इन बच्चों की पढ़ाई शुरू हो पाती है। झाड़ू लगाते समय बच्चों के कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। जब इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी संजय सिंह तोमर से बात की गई तो उन्होंने फिर वही रटा रटाया जवाब दिया कि आपके माध्यम से मामला सामने आया है, जांच कराई जाएगी। दतिया जिले के सेवड़ा सिंधु नदी पर बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए पुल का निर्माण सड़क विकास निगम द्वारा कराया जा रहा है। इस बाबत 60 लाख का बजट प्रस्तावित है। लोगों की चिंता यही है कि 3 साल पहले खर्च की गई राशि की तरह इस बार भी काम औपचारिक बनकर न रह जाए। इस संबंध में नगर की सामाजिक संस्था जन जागरण मंच द्वारा सड़क विकास निगम के लिए जारी एक पत्र एसडीएम अशोक अवस्थी को भेजा गया, जिसमें पुल की गुणवत्ता का ख्याल रखने की अपील की गई है। मंच संयोजक रमाशंकर नगरिया, राम बाबू जाटव सहित मंच के कई लोगों द्वारा दिए गए पत्र में उल्लेख किया गया कि छोटा पुल सेवड़ा की जीवन रेखा होने के साथ साथ हमारी पुरातन धरोहर है। ये सेवड़ा के राजवंश की निशानी तथा वैभवशाली अतीत का गवाह भी है। इसीलिए पुल एक सांस्कृतिक पहचान के रूप में सदैव स्थापित रहना चाहिए।
जिले के छिपाबड़ थाना क्षेत्र में एक 5 वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद छिपाबड़ पुलिस जांच में जुट गई। सोमवार देर रात बालिका को परिजन सिराली थाना लेकर पहुंचे। पुलिस ने बालिका को इलाज के लिए सिराली अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि छिपाबड़ थाना क्षेत्र के गांव में आरोपी युवक अपने मामा के गांव में पिछले 8-10 दिन से रह रहा था। आरोपी का नाम सुनील बताया जा रहा है। परिजन सहित सामाजिक लोगों का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इधर मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना की जानकारी मिलते ही टिमरनी सिराली विधायक अभिजीत शाह भी अस्पताल पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। इसके साथ ही बच्ची का हालचाल भी जाना और ऐसी घटना की कड़ी निंदा करते हुए आरोपी पर कठोर कार्रवाई की बात कही। उन्होंने पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को फोन लगाकर आरोपी की शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। इधर आक्रोशित समाज के लोगों ने बताया कि आरोपी का एनकाउंटर किया जाए। पुलिस ने आरोपी के ऊपर 10,000 का इनाम घोषित किया है। छिपाबड़ थाना के अंतर्गत एक ग्राम में छोटी सी बच्ची के साथ एक आरोपी के द्वारा उसका अपहरण करके नदी के पास ले जाकर बलात्कार किए, जिस पर से आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपी की तलाश हेतु खंडवा पुलिस एवं हरदा पुलिस सभी टीमें रवाना हो गई है। वो खंडवा का रहने वाला है, खंडवा क्षेत्र का। उसकी अभी कोई जानकारी नहीं है। वो सुबह लेके जानकारी ले आई कौन से अपराध में जेल में गया था, कौन सा उसका अपराध रिकॉर्ड है। बालिका स्थिति ठीक है, उसका मेडिकल हो गया, ठीक है, स्थिति अच्छी है उसकी। बालिका को नदी में फेंकने की बात सामने नहीं, ऐसा सामने आया कि नदी के उस साइड में ले गया था वो, तो एक व्यक्ति आ रहा था, उसको बच्ची दिखी तो वो उसको देख के भाग गया। वो फिर बच्ची को लेके वो आया, फिर उसकी दादी को दिया। मामला धारा अपहरण है, बलात्कार है और 500 है। नहीं, अलग अलग गांव। वो खंडवा क्षेत्र का रहने वाला है आरोपी। कैसे संपर्क हुआ, कैसे वो अपने मामा के घर पे आया था। सप्ताह भर में नाबालिग बच्चों के साथ हो रहे शोषण के कई मामले राजधानी भोपाल से निकलकर सामने आ चुके हैं। ऐसा ही एक मामला आज भोपाल के थाना टीला जमालपुरा क्षेत्र में देखने को मिला। 7 साल की नाबालिग बालिका के साथ व्यक्ति ने छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। घटना लगभग 20 दिन पहले की बताई जा रही है। 20 दिन पहले जब छात्रा स्कूल की घर की तरफ जा रही थी, उसी समय व्यक्ति ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद नाबालिग ने घटना की पूरी जानकारी अपने परिवार वालों को दी थी। जिसके बाद परिवार के लोगों द्वारा आरोपी को पकड़कर थाने ले जाया गया, जहां पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर लिया है। ये नाबालिग के साथ टीला जमालपुरा के इंदिरा नगर शिव मंदिर बस्ती का क्षेत्र का मामला है। ये 7 साल की बच्ची के साथ जुलाई में बैक टच की घटना हुई थी और जिसकी रिपोर्ट तक समय नहीं की गई थी, क्योंकि वो एक बताया जाता है कि ये मदरसे के लिए चंदा मांगने का काम करता है और बैरसिया क्षेत्र का रहने वाला है। तो तब इनके परिवार वालों ने उसको ढूंढना चाहा लेकिन मिला नहीं। तो ये कल फिर उस बच्ची को दिखा जब ये स्कूल से लौट रही थी। उसके बाद उसने अपने पेरेंट्स को बताया, सब उसको फिर नाम वगैरह की जानकारी ली और थाने में रिपोर्ट करी। उसके बाद इसने अपराध पंजीयन कर उसको राउंड अप कर दिया। सर गिरफ्तार मैम। आयुष्मान योजना के 6 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर भोपाल के काटजू अस्पताल में आयुष्मान पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयुष्मान पखवाड़े का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, विधायक भगवान दास सबनानी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि पूरे देश में इस योजना की तारीफ हो रही है। उन्होंने मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है। यहाँ पर जितने डकैत ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता था वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। उसके बावजूद जो घटनाएं होती हैं उनमें भी हम सख्त कार्रवाई करते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इन्होंने गरीब परिवार को 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान योजना प्रारंभ की थी, जिसको आज 6 वर्ष पूर्ण हुए हैं। साथ में ही 70 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी नागरिक हैं उनको भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाए हैं। तो हमारे जो वृद्ध नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। आज उसकी 6वीं वर्षगांठ हम सबने मनाई है
तो निश्चित रूप से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि मध्य प्रदेश में आयुष्मान योजना बहुत सुचारू रूप से चल रही है। 6वां वर्ष आरंभ हो रहा है, 5 वर्ष पूरे हुए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन से प्रेरित होकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। सरकारों में, चाहे राज्य सरकार में रहे, चाहे केंद्र सरकार में, हमारा मूल उद्देश्य रहता है कैसे गरीब कल्याण के कार्यक्रम लागू करें और गरीब को उसकी आंख के आंसू पहुंच सकें। तो इसी दिशा में आयुष्मान भारत एक विजनरी लीडर की क्रांतिकारी योजना है, इसलिए माननीय मोदी जी को धन्यवाद। और अब तो केवल उतना नहीं, तो 70 वर्ष से ज्यादा आयु के किसी भी वर्ग के लोग हों उनको सम्मिलित कर दिया जाएगा। तो इसमें एक बड़ा लाभ हर एक वर्ग को मिलने वाला है। मैं मानता हूं कि इससे जो आयुष्मान इस देश को निरामय बनाने का जो कदम है उसको बड़ी सफलता मिलेगी और मैं माननीय मोदी जी को बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। देश के नागरिकों का जिस तरह इलाज हुआ है, पूरे देश में इस योजना को लेकर तारीफ हो रही है। आज 6 वर्ष पूरा होने पर आयुष्मान दिवस के रूप में हम लोग इसको मना रहे हैं। एक और जो हमारे 55 करोड़ से ज्यादा हितग्राही पूरे देश में हैं, 4 करोड़ से ज्यादा हितग्राही जो हमारे मध्य प्रदेश में हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश में 22 लाख लोगों ने 45 लाख बार जो अपनी इलाज की सुविधा को प्राप्त किया है। लोगों में इस योजना को प्रति लेके काफी भरोसा बढ़ा है। उसके साथ ही 70 वर्ष से ज्यादा के जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको भी इस योजना में शामिल करने का जो निर्णय प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र सरकार ने लिया है, उसको आज हम लोग एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं। और आयुष्मान दिवस योजना इसी प्रकार से गरीब परिवार के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध हो सके, बीमारी में दूसरों के सामने उनको हाथ न फैलाना पड़े, इस योजना ने वास्तव में एक स्वास्थ्य की दिशा में एक बहुत बड़ी क्रांति लाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी को और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को हम सारे लोग धन्यवाद देते हैं। हरदा से 5 बार के विधायक और शिवराज सरकार में 3 बार के मंत्री रहे कमल पटेल आज सांसद प्रतिनिधि नियुक्त किए गए, जिसे लेकर मध्य प्रदेश में राजनीति गर्मा गई। जहां पूर्व मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि मैं संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री हूं, पहले प्रधान सेवक हूं। भारतीय जनता पार्टी में पद नहीं, काम बड़ा होता है। मैं राजनीति में सेवा करने आया हूं और सेवा ही करूंगा। मैं जब मंत्री था तब भी मैंने संकल्प लिया था कि हरदा को हर क्षेत्र में नंबर 1 बनाना है, लेकिन इसके लिए बहुत काम करना है और हम काम करेंगे। हमारे सांसद को मंत्री पद का दायित्व मिला है, वो देश भर में भ्रमण करेंगे। उनकी अनुपस्थिति में मैं हरदा में सांसद जी का प्रतिनिधित्व करूंगा। वहीं कांग्रेस के जिला प्रवक्ता आदित्य गरगाव ने पूर्व कृषि मंत्री कलम पटेल के सांसद प्रतिनिधि बनने पर तंज कसते हुए कहा कि आप हरदा से 5 बार विधायक रहे, 3 बार मंत्री रहे, तब आपने विकास नहीं किया। आपसे त्रस्त होकर जनता ने आपको हरा दिया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या कहा, मैं संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री हूं लेकिन मैं प्रधान सेवक हूं। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जब मोदी जी ने हाथ में झाड़ू ली, स्वच्छता की बात की, तो कांग्रेस ने, विपक्ष ने और कई मीडिया ने भी बड़ी आपत्ति ली थी कि ये छोटी सी बात प्रधानमंत्री लाल दिल्ली के, छोटी बात नहीं, स्वच्छता सबसे बड़ी बात है। आज पूरी दुनिया में भारत का नाम गौरवान्वित हुआ है। तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है और हरदा जिले का सर्वांगीण विकास करना, हरदा जिले को नंबर 1 बनाना मेरा सपना था और मैं विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में भी काम किया है। आज हमारे सांसद केंद्र में मंत्री हैं, वो व्यस्त रहेंगे, पूरे देश में घूमेंगे, तो उनकी अनुपस्थिति में उनका सांसद का दायित्व प्रतिनिधि के रूप में मैं करूंगा। इसलिए आज बैठक में भी आया हूं। कलेक्ट्रेट जिला परियोजना समिति की बैठक हो, जिला पंचायत की बैठक हो, नगर पालिका की बैठक हो, हरदा जिले के विकास की बात हो तो उसको करूंगा। तो उसमें हरदा जिले के विकास। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।